आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैं आपकी पीड़ा जानूंगा पर मदद नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली बंगाल के बुजुर्गों से पीएम मोदी ने क्यों मांगी माफी। मैं कोई साध्वी नहीं हूं, आप भी पैसे कमाएं और खरीदें। लेदर बैग रखने के आरोपों पर बोली जया किशोरी। बीजेपी के 148, शिंदे के 80 और अजीत पवार के 52 उम्मीदवार। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुति की सीट फाइनल। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में चल रही मुठभेड़ का दूसरा दिन, 4 आतंकी ढेर। जज और वकीलों में हो गई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिश्नोई गैंग की धमकी पर पप्पू यादव का बयान, बोले जो करना है कर लो। लेबनान में हमारा टारगेट पूरा, ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इजराइल ने बताया आगे का प्लान। धनतेरस के दिन महंगा हुआ सोना चांदी। स्क्रीन शेयरिंग लड़ाई की भेंट चढ़ा प्री सेल, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का ये है हाल। और इस खिलाड़ी की खुली किस्मत, करने जा रहे हैं टीम इंडिया में एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आरोग्य और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की जयंती पर 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की चिकित्सा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के विस्तार का ऐलान किया। पीएम मोदी ने राजनीतिक कारणों से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू नहीं करने के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें दुख है कि इन दोनों राज्यों के बुजुर्ग इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। मैं आपके दुख दर्द के बारे में जानूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसका कारण है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें अपने राजनीतिक हितों के कारण इस योजना को लागू नहीं कर रही है। जानी मानी कथावाचक जया किशोरी ने सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग और अपने पास लेदर का बैग रखने के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आप कोई चीज ब्रांड देखकर नहीं खरीदते, आपको जो पसंद आता है आप उसे खरीद लेते हैं। मैं भी आप लोगों के जैसे ही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ कुछ नियम है, जिसमें से एक ये है कि मैं कभी लेदर इस्तेमाल नहीं करती। मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। जया किशोरी ने समाचार एजेंसी से कहा, वह बैग कस्टमाइज बैग है और उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। कस्टमाइज का मतलब होता है कि आप इसे अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं, इसलिए इस पर मेरा नाम भी लिखा है। मैंने कभी लेदर इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग मेरी कथा में आए हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी नहीं कहती कि सब कुछ मोह माया है, पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्यागो। मैंने कुछ नहीं त्यागा, तो मैं आपको ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में नामांकन के आखिरी मंगलवार को महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने के साथ ही सभी दलों को नेताओं ने नामांकन कर दिया। बीजेपी के 148, शिवसेना के 80, अजीत पवार की शिवसेना के 52 और गठबंधन में शामिल अन्य दलों के 6 नेताओं ने नामांकन किया। कुल 287 सीटों पर घोषणा हो गई है। इनमें से सिवड़ी विधानसभा सीट शिंदे शिवसेना ने एमएनएस को समर्पित किया है। वहीं मालेगांव सीट अजीत पवार की पार्टी के हिस्से आई थी, जिस पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा की वर्तमान तस्वीर की बात करें तो बीजेपी के 103, शिवसेना के 40 और एनसीपी के 40 और बहुजन विकास आघाड़ी के 3 विधायक हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दूसरे दिन की इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और उन्होंने 4 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों का कहना है कि इलाके में अभी भी 2 आतंकी छुपे हो सकते हैं और उनकी तलाश जारी है। 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर हुए हमले के बाद से सुरक्षा सख्त कर दी गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी दौरान सेना को सफलता भी मिल रही है।
यूपी के गाजियाबाद जिला न्यायालय में वकीलों और एक न्यायाधीश के बीच बार एसोसिएशन के एक सदस्य से जुड़े एक मामले को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद वहां झड़प हो गई। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे परिणाम स्वरूप कई वकील घायल हो गए। पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें पुलिस वकीलों को कोर्ट परिसर से हटाने के लिए लाठीचार्ज करती दिख रही है। झड़प के दौरान कोर्ट रूम में कुर्सियां भी फेंकी गई, जिला जज के साथ बहस की गई, जिसके कारण वकीलों का एक बड़ा समूह जज के चैम्बर के आसपास इकट्ठा हो गया। एक न्यूज चैनल के अनुसार जज ने इसके बाद पुलिस को सूचित किया, जो मौके पर पहुंची और वकीलों को हटाना शुरू कर दिया। मुंबई में एनसीपी नेता बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जुबानी हमले किए थे। पप्पू यादव ने तो छूट मिलने पर 24 घंटे के भीतर बिश्नोई गैंग को खत्म कर देने का दावा भी किया था। हालांकि पप्पू यादव ने हाल ही में दावा किया है कि उन्हें बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी भरा कॉल आया है। लगातार मिल रही जानलेवा धमकियों पर पप्पू यादव ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उन्हें जानलेवा धमकी मिलने पर कहा कि मैं केवल जनता के कार्यों, झारखंड चुनाव आदि की जिम्मेदारी में लगा हुआ हूँ। यह स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडों और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोगों ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर कब्जा किया, वैसे ही वे यहाँ झारखंड पर भी कब्जा करना चाहते हैं। मैं केवल अपने कामों में लगा हुआ हूँ। इजरायली सेना ने कहा है कि लेबनान में उनका टारगेट अचीव हो चुका है। उसने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह आतंकी समूह के सारे ढांचे और हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है। अब इजरायली सरकार चाहे तो वह इस संघर्ष को बंद करने या रोकने के लिए कूटनीतिक दरवाजे खोल सकती है, एक नई शुरुआत कर सकती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के उत्तरी कमांड के मुताबिक इजरायल से सटे लेबनान सीमा के आसपास से हिजबुल्लाह के सारे ढांचे, इमारतें, बंकर, सुरंगें, हथियार डिपो, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च सेंटर पर सब बर्बाद कर चुके हैं। जब्त किए गए हथियारों को इजराइल भेजा जा चुका है या फिर उन्हें फील्ड में बर्बाद कर दिया गया। हालांकि इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि कुछ लेबनानी गांवों में अभी भी मिशन जारी है। इस काम में सीनबेट और आईडीएफ इंटेलिजेंस लगातार काम कर रही है। उनकी मदद सैनिक कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस ऐलान के बाद क्या होगा, इस पर ध्यान देना होगा। भारतीय सराफा बाजार में आज 29 अक्टूबर 2024 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। सोना 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार, तो वहीं चांदी का भाव 97,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाली 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 78,846 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 97,238 रुपये है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 78,245 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह महंगा होकर 78,846 रुपये तक आ गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 साल की दो सबसे बड़ी बॉलीवुड रिलीज है। दिवाली के मौके पर शुक्रवार 1 नवंबर को दोनों फिल्में रिलीज होने वाली है। 2 दिन बाद दोनों फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लेकिन दिलचस्प है कि अभी तक दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग की खिड़की पूरी तरह से नहीं खुली है। जाहिर है कि स्क्रीन शेयरिंग को लेकर दोनों की खींचतान अभी भी चल रही है। इसका असर ये है कि मंगलवार दोपहर तक जहां सिंघम अगेन के सिर्फ 453 शो के लिए एडवांस बुकिंग हो रही है, वहीं भूल भुलैया 3 के 1,850 शो के लिए ही प्री सेल्स बुकिंग होती दिख रही है। दोनों फिल्मों के निर्माता इस दिवाली जैसे बड़े मौके पर भुनाने के लिए अधिक से अधिक स्क्रीन काउंट की मांग कर रहे हैं। इस खींचतान के कारण प्री सेल की शुरुआत देर से हुई है, इसलिए इसमें ज्यादा हलचल भी नहीं है। टी सीरीज के बैनर तले बनी भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग एक दिन पहले रविवार से ही शुरू हो गई थी।
युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के सितारे बुलंदियों पर चल रहे हैं। पहले भारतीय टी20 स्क्वाड और फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए चुने जाने के बाद अब उनके लिए एक और गुड न्यूज है। दिल्ली के इस मीडियम प्रेशर को अचानक 1 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हर्षित राणा मुंबई में अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हर्षित राणा को न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व शामिल किया गया था। वह बेंगलुरु में टीम के साथ भी थे, लेकिन बाद में असम के खिलाफ दिल्ली के रणजी ट्रॉफी के तीसरे दौर के मैच में खेलने के लिए उन्हें रिलीज कर दिया गया था। अरुण जेटली स्टेडियम में 22 वर्षीय राणा ने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, जिससे दिल्ली ने 10 विकेट से जीत दर्ज करके बोनस अंक अर्जित किया।